नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं आदित्य। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। देश के सिस्टम ने एक बार एक और बेकसूर की जान ले ली। तेलंगाना में सीएम चंद्रशेखर राव के काफिले में फंसने के कारण एक महिला ने दम तोड़ दिया। आसपास के सभी रास्ते सीएम के काफिले की वजह से बंद थे और लाख मिन्नतें करने के बाद भी पुलिस वालों ने एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता नहीं दिया। वीआईपी कल्चर ने फिर ली एक बेकसूर की जान। आम आदमी फिर चढ़ा सिस्टम की बलि। सीएम के काफिले के कारण महिला की बीच सड़क पर मौत। जानलेवा वीआईपी कल्चर पर कब लगेगी लगाम? बीच सड़क एक बेकसूर अपनी जिंदगी और मौत से जद्दोजहद कर रहा था। कैसे इस महिला के परिवार वालों ने हर वो जतन किया जिससे उसकी जान बच सके, लेकिन इस देश का सिस्टम ही ऐसा है जिसके नजर में आम आदमी की मौत की कोई कीमत नहीं है। तस्वीर तेलंगाना के सूर्यापेट इलाके की है, जहां एक महिला को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद परिवार आनंद फानन में उसे लेकर एम्बुलेंस से अस्पताल भागा। थोड़ी ही दूर जाने पर पुलिस वालों ने एम्बुलेंस को रोक लिया और हवाला दिया कि दूसरी ओर से सीएम चंद्रशेखर राव का काफिला आ रहा है। से खूब मिन्नतें की, लेकिन एम्बुलेंस को जाने नहीं दिया गया। अस्पताल के आसपास के सभी रास्ते सीएम के काफिले की वजह से बंद कर दिए गए। सर पेशेंट अटेंडेंस प्रेशर వీళ్ళంతా లోపలికి తీసుకుపోండి సార్ అన్నట్టు నేను లోపలికి వస్తుంటే కొంచెం అప్పుడే సీఎం కన్వే వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం లోపలికి రాలేకపోయినా అది ఆల్రెడీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చూశాను ఆల్రెడీ డెడ్ అయింది డిక్లేర్ చేసేసాను. అంటే లేట్ కావడం వల్ల చనిపోయింది సార్? లేట్ కావడం వల్ల అది కాదు. महिला के घर वालों ने पुलिस वालों से अस्पताल तक जाने की इजाजत मांगी, लेकिन पुलिस वालों ने वीवीआईपी मूवमेंट का हवाला देकर उनकी गाड़ी रोक दी। परिवार ने मरीज की हालत बिगड़ने पर डॉक्टर को भी बुला लिया, लेकिन काफी मशक्कत के बावजूद महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं सीएम का काफिला गुजरने के बाद ही लक्ष्मम्मा की कार को जाने दिया गया। ऐसा पहली बार नहीं है जब इस किलर वीआईपी कल्चर ने किसी बेकसूर की जान ली हो। मंत्री और नेताओं के इस सिस्टम ने कई बार आम आदमी को निशाना बनाया है। हर बार घटना के बाद हंगामा मचता है, लेकिन इसका कोई ठोस उपाय नहीं निकाला जाता। ऐसे में सवाल उठता है कि इस वीआईपी कल्चर से हमें आजादी कब और कैसे मिलेगी। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने आज 11 मार्च के बाद नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। इटावा के जसवंत नगर से साइकिल सिंबल के साथ नामांकन करने के बाद शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। उन्होंने इशारों में अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि तुम सरकार बनाओ, हम पार्टी बनाएंगे। आप देख लेना 11 मार्च का रिजल्ट, और 11 मार्च रिजल्ट आने के बाद मैंने कहा तुम जिता लो, सरकार बना लो, हम पार्टी बनाएंगे 11 मार्च के बाद। शिवपाल ने आरोप लगाया कि पार्टी में जानबूझकर उनका कद छोटा किया जा रहा है और पार्टी को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। और आज के 15 दिन पहले हमारे मन में पर्चा भरने का नहीं था। जब मामला चल रहा था और हम जानते हैं कि हमारा कद छोटा जानबूझ करके किया जा रहा है, जानबूझ करके हमारा कद छोटा किया जा रहा है, कमजोर किया है समाजवादी पार्टी को। इसलिए हम कहना चाहते हैं जो बेईमान हैं, नंबर 2 का काम करने वाले लोग हैं, गलत काम करने वाले लोग हैं,
हम लोगों ने उन्हीं तो का तो विरोध किया था। अखिलेश यादव ने शिवपाल और उनके करीबी मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था। मुलायम सिंह ने पार्टी के कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की थी। अखिलेश के करीबियों के टिकट कटे। 1 जनवरी को रामगोपाल यादव के बुलाए राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिलेश को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। मुलायम और अखिलेश गुट ने पार्टी सिंबल के लिए चुनाव आयोग में अपनी अपनी दावेदारी पेश की थी। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी का सिंबल साइकिल का हकदार अखिलेश यादव को बताया। इससे पहले मुलायम सिंह ने कहा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हुए गठबंधन के वो खिलाफ हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण के साथ ही आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई। बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति ने सर्जिकल स्ट्राइक को आतंक का मुंहतोड़ जवाब बताया। नोटबंदी के फैसले को भी साहसिक कदम करार दिया। On 29 September 2011, our defense forces successfully conducted surgical strikes at several launch pads along the line of control to prevent infiltration by terrorists. My government has taken bold decisions in the interest of the poor. Honorable members, to combat the evils of black money, corruption, counterfeit currency and terror financing, the government took the decision. राष्ट्रपति ने सरकार की ओर से पिछड़े वर्ग, गरीबों और महिलाओं को सशक्त करने के लिए चलाई गई योजनाओं को कामयाब बताया। राष्ट्रपति ने स्वच्छ भारत अभियान को भारत का जन आंदोलन बताया। राष्ट्रपति ने दावा किया कि सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के चलते पूर्वोत्तर राज्यों में शांति कायम करने में मदद मिली। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान दिल का दौरा पड़ने से केरल से इंडियन मुस्लिम लीग के सांसद ई अहमद की तबीयत बिगड़ी। आरएमएल अस्पताल में भर्ती ई अहमद की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। कल बजट पेश किए जाने से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण में 2017-18 के दौरान भारत की इकोनॉमी मजबूत होने का दावा किया गया है। सर्वे में 2017-18 के लिए विकास दर 6.75 से 7.5 के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। वित्त मंत्री ने दावा किया है कि अगले वित्त वर्ष में भारत की इकोनॉमी दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था के मुकाबले तेजी से विकास करेगी। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने नोटबंदी को रियल एस्टेट सेक्टर में कीमतें कम करने के लिए उठाया गया कदम बताया है। What is really interesting about demonetization is that cash supply went down, but the supply of other forms of money went up dramatically, and that brought interest rates down. सरकार की ओर से आर्थिक सर्वे की तारीफ की गई तो विपक्ष ने इस पर निशाना साधा। सबसे बड़ा सवाल हिंदुस्तान में आज युवाओं को रोजगार दिलवाने का है और इस मामले में सरकार एकदम फेल है। ये बात तो मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि आजकल उनकी राजनीतिक बेरोजगारी बढ़ गई है। राहुल जी इसलिए थोड़े परेशान भी हैं। इसी प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में आके दाखिल हो जाते तो उनको पूरा अनुमान लग जाता कि रोजगार कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है। आर्थिक सर्वे में मौजूदा वित्त वर्ष में विकास दर 7.1% रहने का अनुमान जताया गया है। आर्थिक सर्वे में फर्टिलाइजर, सिविल एविएशन और बैंकिंग सेक्टर में निजीकरण की जरूरत बताई गई है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक नोटबंदी का कृषि क्षेत्र पर बुरा असर दिखाई देने का अनुमान है। आर्थिक सर्वे में कच्चे तेलों के दाम में उछाल को जीडीपी के लिए बड़ा खतरा माना गया है। आर्थिक सर्वे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का भी भारतीय इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ने का अनुमान जताया गया है। आतंकी हाफिज सईद ने पाकिस्तान में नजरबंद होने के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज ने रात 1:30 बजे पत्रकारों को बुलाया और भारत के खिलाफ जहर उगला। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान सरकार के हाउस अरेस्ट के आदेश के बाद की गई, जबकि पुलिस भी वहां खड़ी थी और पत्रकार भी। यानी मोदी इसके लिए जोर डाल रहा, अमेरिका उसके यानी उसकी दोस्ती निभाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रहा है और पाकिस्तान की अपनी मजबूरियां हैं। बहरहाल गिरफ्तारी की कोई परवाह नहीं है।
आतंकवाद को लेकर 7 देशों पर अमेरिका की पाबंदी से पाकिस्तान के होश भी उड़े हुए हैं। नवाज शरीफ की सरकार दबाव में है। कल के आदेशों की तरह अतीत में भी पाकिस्तान इस तरह के कदम उठाता रहा है, परंतु आतंकवादी संगठनों के खिलाफ भरोसेमंद कार्रवाई से ही पाकिस्तान की नेक नियति साबित हो सकती है। लाहौर की चाबुर्जी मस्जिद से पुलिस ने हाफिज को हिरासत में लिया है। हाफिज सईद आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का संस्थापक है। हाफिज सईद पर भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन में प्रतिबंध है। प्रतिबंध के बाद लश्कर ने अपना नाम बदलकर जमात उद दावा रखा। हाफिज के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। मुंबई 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है हाफिज सईद। हाफिज के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप से डर के रूप में देखी जा रही है। ट्रंप प्रशासन ने आतंकवाद की वजह से 7 मुस्लिम देशों पर पाबंदी लगा दी है। जम्मू कश्मीर में अवलांच की वजह से शहीद जवानों को आज श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। श्रीनगर में 15 कोर के मुख्यालय पर एवलांच में शहीद 19 जवानों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सेना के अधिकारियों ने शहीद जवानों की शहादत को सलाम किया। छब्बीस जनवरी को हुए बड़े हिमस्खलन में जहां 14 सेना के जवान दब गए, वहीं 28 जनवरी को मचेल सेक्टर में बर्फ दस्ते के कारण 5 जवानों की मौत हो गई। आज इन 19 जवानों को श्रीनगर के सेना के बदामी बाग हेडक्वार्टर में नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। पिछले दिनों कश्मीर में अलग अलग जगहों पर आए एवलांच में सेना के 20 जवान शहीद हुए। 28 जनवरी को माचल सेक्टर में सेना की पोस्ट की ओर जाने वाला रास्ता बर्फ में धंसने की वजह से 5 जवान फंस गए थे। बर्फ में दबे जवानों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन इलाज के दौरान जवानों को नहीं बचाया जा सका। 25 जनवरी को गुरेज सेक्टर में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी के एवलांच की चपेट में आने से 14 जवान शहीद हो गए थे। 25 जनवरी को ही सोनमर्ग में भी सेना की एक पोस्ट बर्फ में दब गई थी, जिसमें दिल्ली के रहने वाले मेजर अमित सागर शहीद हुए। श्रीनगर में श्रद्धांजलि के बाद शहीद जवानों के पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक गांव भेज दिए गए। मुंबई के कई इलाकों में आज मराठा आंदोलन की वजह से लगे जाम को देखते हुए लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मराठाओं को नौकरी में आरक्षण समेत 3 प्रमुख मांगों को लेकर मराठा समुदाय के लोगों ने मुंबई के मरीन ड्राइव से लेकर आजाद मैदान तक कई जगहों पर चक्का जाम किया। चेंबूर में भी शिवाजी की मूर्ति के पास प्रदर्शनकारी जुटे। तस्वीरें आपको मुंबई के अणुशक्ति नगर की दिखा रहे हैं, जहां पर मराठा समाज के लोग जो है चक्का जाम करने के लिए उतरे हैं। उनकी 3 प्रमुख मांगे यही है। आंदोलनकारियों की पहली मांग खोपड़ी बलात्कार और हत्या के आरोपियों को सजा दिए जाने की है। मराठा समुदाय की दूसरी मांग एट्रोसिटी कानून को रद्द किए जाने की है। इसके अलावा मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की भी मांग है। 13 जुलाई 2016 की रात महाराष्ट्र के अहमदनगर में 9वीं की छात्रा की निर्भया गैंगरेप की तरह बर्बरता के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मराठा आंदोलन ने पूरे राज्य में जोर पकड़ा। इमिग्रेशन और मुस्लिम देशों पर बैन के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए कदम से भारत को बड़ा झटका लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा नियमों में बदलाव के लिए अमेरिकी कांग्रेस में बिल पेश कर दिया है, जिसके बाद भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। H-1B वीजा के आधार पर हजारों भारतीय अमेरिका में जॉब करते हैं। ट्रंप सरकार की ओर से पेश किए बिल के कानून बनने पर अमेरिकी कंपनियों के लिए बाहर से लोगों की नियुक्ति करना मुश्किल हो जाएगा। बिल में ऐसे लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी दोगुना करने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही अमेरिका के लोगों को ऐसी नौकरियों में प्राथमिकता दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में हर साल करीब 65,000 H-1B वीजा जारी किए जाते हैं। H-1B वीजा ऐसे विदेशी लोगों के लिए जारी किया जाता है जो अपने काम में कुशल होते हैं। अमेरिकी नागरिकता और इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक वैज्ञानिक, इंजीनियर और कंप्यूटर प्रोफेशनल इसमें शामिल हैं। अमेरिका में कंपनियां H-1B वीजा का इस्तेमाल कुशल पेशेवरों की नियुक्ति के लिए करती हैं।